प्यारे बच्चों, आज हम समास करने जा रहे हैं। समास को ध्यान से सुने बेटा। समास शब्द का क्या होता है? संक्षेपीकरण, यानी कि समास होने पर शब्दों के बीच की विभक्तियों तथा योजक जो शब्द होते हैं और अथवा परंतु, इनका लोप हो जाता। लोप होना क्या होता है बेटा? हटा दिए जाते हैं बीच में से, शब्द का संक्षेपीकरण रूप हो जाता है कि संक्षेपीकरण हो गया। अब समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? समास। जो दो या दो से अधिक शब्द होंगे उनके मेल मिलाने से एक नया शब्द बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे? समास बेटा। जैसे राजा का पुत्र। अब राजा का पुत्र क्या है बेटा? ये शब्द हैं, ये दो तीन शब्द हैं। इनमें से बीच में से हमने क्या हटा दिया? इसमें का विभक्ति को हटा देंगे। का विभक्ति हटाने के पश्चात क्या बन जाएगा बेटा? राजपुत्र। अब राजपुत्र क्या है? ये समस्त पद है, यानी कि सामासिक पद है, ये समास बन गया। ये हमारा क्या था? विग्रह। कि इसमें ये क्या कहा गया है कि जब इसको राजा और पुत्र को मिलाकर एक नया पद बन गया, क्या बना है बेटा? राजपुत्र। यहाँ पर किसका लोप हो गया है? का विभक्ति का लोप हो गया है बेटा। अब बेटा हम ये जानेंगे कि समस्त पद क्या होता है। सबसे पहले क्या जानेंगे कि समस्त पद क्या होता है। जब दो पद मिलकर एक नए पद का रूप धारण करता है, दो पद होते हैं वो मिलकर एक नया पद बनाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? समस्त पद। कि दो पद होते हैं ना, उनको मिलकर एक नया रूप धारण कर लेता है, उसको हम क्या कहेंगे? समस्त पद। जैसे बेटा रसोई के लिए घर। अब रसोई के लिए घर पद हैं, रसोई के लिए घर, ये दो पद हैं। पहला पद क्या है बेटा? रसोई के लिए घर, ठीक है। ये दो पद हो गए, इनको मिलाकर एक नया पद कौन सा बनेगा? रसोई घर। वो हमारा क्या होगा? समस्त पद होगा। रसोई के लिए घर पहला और दूसरा पद होगा बेटा। रसोई पहला पद, के लिए घर दूसरा पद, और इसको मिलाकर एक नया पद बना है रसोई घर। ये क्या हमारा? समस्त पद है बेटा। जैसे प्रजा का पति। अब प्रजा पहला पद है, का पति दूसरा पद है बेटा ये, और इसको नया शब्द क्या बन गया? प्रजापति। ये क्या हो गया? समस्त पद। क्या है बेटा? ये समस्त पद है बेटा ये। तो अब हमारा ऐसे समस्त पद पहले पद को, ठीक है, समस्त पद में पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और बाद के पद को क्या कहा जाता है बेटा? उत्तर पद, यानी कि दूसरा पद कहा जाता है। पहला पद कौन सा होता है? पूर्व पद। दूसरा पद कौन सा होता है बेटा? उत्तर पद होता है। तो ये समझ में आया बेटा। अब अगला देखो हमारा जैसे सेना का नायक। सेना का नायक, सेना क्या है? पूर्व पद, का नायक उत्तर पद है बेटा। तो ये क्या बन गया? सेना नायक। क्या बन गया बेटा? सेना नायक। ये समस्त पद हो गया, सामासिक पद हमारा हो गया। अब गुरु के लिए भक्ति। गुरु, गुरु क्या है? पूर्व पद, और बेटा इसमें के लिए भक्ति क्या है? उत्तर पद। तो यहाँ पर गुरु भक्ति क्या बन गया? समस्त पद या सामासिक पद। ये तो हमारा था समस्त पद क्या होता है कि दो पदों को मिलाकर एक नया पद बनता है, उसको हम समस्त पद कहते हैं। अब हमारा है समास विग्रह। विग्रह क्या होता है? समास का बेटा हम विग्रह करेंगे ना। ये तो हमारा समस्त पद या सामासिक पद था, विग्रह। समस्त पदों को, समस्त पद कौन से बेटा? जो सामासिक पद हैं, उनको अलग करने की प्रक्रिया, अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहलाता है। क्या कहा जाता है बेटा? समास विग्रह कहा जाता है। जैसे प्रयोगशाला। प्रयोगशाला ये क्या हमारा? समस्त पद है। अब विग्रह पद क्या होगा? प्रयोग के लिए शाला। ये क्या हमारा? विग्रह पद। जैसे आनंद मगन। आनंद मगन, आनंद मगन हमारा क्या? समस्त पद है। अब विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा? आनंद में मगन। ये हमारा विग्रह पद होगा बेटा। अब समास के भेद। समास के कितने भेद हैं बेटा? समास के 6 भेद हैं। पहला कौन सा? अविभाव समास, तत्पुरुष समास है, क्रमधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास है। आज बेटा हम अविभाव समास के बारे में जानेंगे कि अविभाव समास क्या है। अविभाव समास, इसको ध्यान से सुने बेटा। अविभाव समास में क्या होता है? जिस समास में पहला पद अव्यय हो। पहला पद क्या हो बेटा? अव्यय हो। और क्या होता है? पहला पद प्रधान होता हो, ठीक है। अव्यय है और पहला पद प्रधान, उसको अविभाव समास कहेंगे। अब अव्यय, एक विशेषता क्या है बेटा इसकी? जो हमारा अविभाव समास होता है, इस समास के अंदर जब आरंभ होगा, आरंभ में उपसर्ग लगेगा। क्या लगेगा? उपसर्ग। कि समय इसकी हमने अविभाव समास की पहचान किया कि ये शब्द जो समास है ये उपसर्ग से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? उपसर्ग से। पहले उपसर्ग लगा हुआ शब्द के आगे उपसर्ग लगेगा, तो ये हमारा अविभाव समास है। अब इसमें हम ये जानेंगे भी अव्यय क्या होता है।
इसने कहा ना कि पहला पद अव्यय। अव्यय क्या होता है? अव्यय होता है अविकारी शब्द, ठीक है, जिसमें लिंग वचन काल कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसको हम अव्यय कहेंगे। जैसे अथवा है, यथा, आ, अपि, परंतु, ये सभी क्या होते हैं बेटा? अव्यय होते हैं। ये उपसर्ग भी होते हैं, जैसे बे, आ है, अपि है, प्रति है, ये सभी क्या है? उपसर्ग। इनसे जब शब्द, ये शब्द क्या आरंभ में लगे होंगे तो हम बिना देखे ये बोल देंगे कि क्या ये अविभाव समास है। कि अविभाव समास किससे शुरू होगा? उपसर्ग से शुरू होगा। वे क्या होगा? अविभाव समास। जैसे आजीवन, आजीवन में आ गया ना बेटा, पहला पद पूर्व पद क्या? आ है, जीवन क्या है? दूसरा पद है, तो इसका विग्रह क्या होगा? जीवन भर। समझ में आए बेटा? अब यथाशक्ति, यथा क्या है? पहला पद है, यथा अव्यय है और ये उपसर्ग है, शक्ति दूसरा पद है, तो शक्ति के अनुसार ये हमारा अविभाव समास है। अब हमारा दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जिसमें उत्तर पद प्रधान और गौण पूर्व पद गौण हो, यानी कि शिथिर हो, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाए, पूर्व पद के साथ विभक्ति का लोप हो जाए, पूर्व पद है उसके साथ विभक्ति का लोप हो जाए, कि जो विभक्ति है वो हटा दी जाएगी, ठीक है। इसमें पूर्व पद के साथ विभक्ति लगी हुई होगी, विभक्ति कौन सी बेटा? जो कारक की विभक्ति है ना, वे लगी हुई होंगी, वे हटा दी जाएंगी, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे माखन चोर, माखन चोर समस्त पद है बेटा। अब इसमें माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला उत्तर पद होगा। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, तो माखन तो पूर्व पद है, को चुराने वाला उत्तर पद है, और माखन चोर समस्त पद है। इसको सामासिक पद भी कहते हैं या समस्त पद भी कहते हैं बेटा। अब बेटा विभक्तियों के आधार पर समास के भेद। अब विभक्तियों के आधार पर समास के 6 भेद हैं। जो हमारी कारक की विभक्ति, कारक की विभक्ति कितनी है बेटा? 8 होती हैं, लेकिन उनमें से 2 विभक्ति को हटा दिया गया है। कौन सी विभक्ति? कर्ता, कारक और संबोधन को हटा दिया गया। बीच की जो विभक्ति है वे हमारी क्या है? तत्पुरुष समास में आती है। जैसे कर्म तत्पुरुष समास है, कर्ण तत्पुरुष समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है, अपादान तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष समास है और अधिकरण तत्पुरुष समास है। इनमें विभक्तियों का जो लोप हो जाता है, इसमें विभक्ति जैसे कर्म में है, कर्म में को विभक्ति आती है तो को विभक्ति का लोप कर दिया जाता है। करण में से आता, से द्वारा उसका लोप हो जाता है बीच में। जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, तो हस्तलिखित क्या हमारा समस्त पद है, हाथ से लिखा हुआ विग्रह, हाथ क्या है? पूर्व पद है, से लिखा हुआ उत्तर पद है। ऐसे ही संप्रदान तत्पुरुष समास में इसमें क्या विभक्ति होती है बेटा? के लिए। क्या विभक्ति होती है इसमें? के लिए। तो जैसे माल गोदाम है, तो माल गोदाम समस्त पद है, माल के लिए गोदाम ये हमारा क्या? विग्रह है, तो पूर्व पद क्या इसमें? माल के लिए गोदाम क्या हमारा? उत्तर पद है बेटा। तो इसमें से इस के लिए को हटा दिया गया, तब समस्त पद माल गोदाम बन गया। ऐसे ही बेटा हमारा पादान कारक है, इसमें अलग होने का, ठीक है, से अलग होना, कि किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का बोध होता है। जैसे बलहीन, बल से हीन, यानी कि बल से कमजोर। बलहीन हमारा क्या? समस्त पद है, सामासिक पद है। विग्रह क्या? बल से हीन, बल क्या? पूर्व पद है, से हीन उत्तर पद है। अब संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में जैसे बेटा एक वस्तु का दूसरी क्या संबंध दिखाया जाए, जैसे इसके चिन्ह क्या होते हैं? का, की, के, रा, री, रे, इसका लोप हो जाता है। जैसे देवभूमि, देवों की भूमि। अब की का क्या हो गया बेटा? की का लोप हो गया, की को हटा दिया गया, इस की को यहाँ से हटा दिया गया, क्या बन गई? देवभूमि, ये समस्त पद हो गया बेटा। अधिकरण तत्पुरुष समास, जिस सामासिक शब्द के पूर्व पद में क्या होगा बेटा? में पर विभक्ति का प्रयोग होगा। किसमें होगा? में, ठीक है, में जिसका आधार होगा उसको हम क्या कहेंगे? अधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे कर्मवीर, कर्म में वीर, यानी कि कर्म में वीर है, वी में को हटा दिया गया, क्या बन गया? कर्मवीर समस्त पद बन गया बेटा। ये हमारा तत्पुरुष समास थे, उसके 6 भेद थे बेटा। अब हमारा है कर्मधारय समास। इसको बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि कर्मधारय समास में ही ज्यादा पजलिंग होती है। अब इस कर्मधारय समास में बेटा 4 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। हम सबसे पहले 4 बातें कौन कौन सी होती हैं? एक तो विशेषण के बारे में जानेंगे, विशेष्य के बारे में जानेंगे, उपमेय के बारे में जानेंगे और उपमान के बारे में जानेंगे, ठीक है। जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो, जिस समास में क्या होता है बेटा? पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद क्या होगा? विशेष्य होगा। पूर्व पद उपमान होगा, उत्तर पद उपमेय होगा। समझ में आए बेटा? इनका संबंध होगा, ठीक है। जिस समास में पूर्व पद क्या होगा बेटा? विशेषण होगा, उत्तर पद क्या होगा? विशेष्य।
पूर्व पद उपमान होगा और बेटा उत्तर पद क्या होगा, उपमेय होगा। तो वहां पर क्या है, कर्मधारय समास है। अब हम ये जाने कि विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या है, उपमान क्या और उपमेय क्या है। अब विशेषण तो बेटा सभी को पता भी है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। अब विशेष्य क्या होता है, विशेषण। अब यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताती है। अब यहाँ पर विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताएगा, कौन बताएगा, यहाँ पर विशेष्य के अंदर विशेषण बताएगा। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहेंगे, विशेष्य। जैसे नीला आकाश, नीला क्या है बेटा, इसमें विशेषण है। अब नीला क्या है, आकाश है, आकाश क्या हो गया, विशेष्य हो गया। समझ में आए बेटा ये। अब उपमान क्या होता है बेटा, उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। जैसे हमारे पास दो वस्तु है, एक वस्तु अति सुंदर है, एक वस्तु सुंदर नहीं है, तो जो सुंदर नहीं है उसकी तुलना हम जिससे करेंगे ना, वो क्या होगा, उपमान होगा। उपमेय जिसकी तुलना करनी, जो अच्छी वस्तु नहीं है वो उपमेय है, और जो सुंदर वस्तु है उपमान है। तो अच्छी नहीं है उस वस्तु की तुलना में सुंदर वस्तु से करेंगे, तो उपमेय की तुलना उपमान से करेंगे। तो उपमान क्या होता है बेटा, जिससे तुलना की जाए, और उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। अब देखो बेटा, अब इसमें क्या दे रखा है कि कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण। यहाँ पर कमल रूपी अब चरण है, चरण कैसे हैं, पहला पद क्या बेटा, कमल रूपी, दूसरा पद क्या, चरण। तो यहाँ पर दूसरे पद की विशेषता है, दूसरा पद कैसा है, कमल के समान। तो चरण, चरण की तुलना किससे की गई है बेटा, कमल से की गई है ना, कमल रूपी है, चरण कैसे हैं, कमल रूपी है। समझ में आए बेटा। और ये कर्मधारय समास के अंदर बेटा एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो दूसरा पद होता है उसकी विशेषता बताई जाती है। कौन से पद की विशेषता बताई जाती है बेटा, दूसरे पद की। अब इसमें जो कमल रूपी चरण है, इसमें पहला पद कमल रूपी है, दूसरा पद चरण है। तो यहाँ पर कैसे, कैसे लगाकर इसका प्रश्न का उत्तर पूछेंगे। अगर कैसे लगाने से प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, उत्तर मिल जाएगा, तो वहां पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। जैसे इसमें हमने पूछ लिया कि चरण कैसे हैं, चरण कैसे हैं, कैसे हैं चरण, कमल रूपी, हमारा आंसर मिल गया, तो कर्मधारय समास है। जैसे नील कमल, तो नील कमल, तो यहाँ पर हम दूसरा पद कौन सा बेटा, कमल है, पहला नील है। अब कमल को लेकर हम प्रश्न पूछेंगे, कमल कैसा है, कमल कैसा है, नीला, आंसर मिल गया। अभी कमल कैसा, हमारा नीला, आंसर मिल गया। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, कौन सा समास होगा बेटा, कर्मधारय समास। क्योंकि कल जो हमारा कमल है, कमल कैसा, नीला है, कमल से हमने प्रश्न पूछा कि कमल कैसा है, नीला है, तो यहाँ पर आंसर हमारा मिल गया। तो कौन सा समास है, कर्मधारय समास। जैसे बेटा मुख चंद्र, चंद्र जैसे मुख। अब चंद्र जैसे, चंद्र जैसे क्या हमारा पूर्व पद है, मुख दूसरा पद है, तो मुख कैसा है, चंद्र के समान। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, कर्मधारय अलंकार है। तो इसमें बेटा ट्रिक्स में आप देखो, एक बार मैंने बीच में बता चुकी है, फिर बता रही हूँ कि इसकी ट्रिक्स है समझने की। क्या ट्रिक्स है कि उत्तर पद की विशेषता बताई जाती है। उत्तर पद की यहाँ पर कैसे लगाकर प्रश्न पूछा जाता है, क्या लगाकर बेटा, कैसे, कैसे लगाकर प्रश्न पूछा जाता है, कि कैसे लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न पूछा जाता है, भी हम के लगाएंगे, कैसे लगाएंगे इससे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अब नील गगन आ गया, तो गगन कैसा है, दूसरा पद हमारा गगन है, गगन कैसा है, नीला, नीला, तो हमें आंसर मिल गया, आंसर मिल गया, तो क्या होगा, हमारा कर्मधारय समास होगा। तो बेटा कर्मधारय समास समझ में, इस ट्रिक्स को ध्यान में रखना कि इसमें दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। दूसरा पद पर हम प्रश्न पूछ कर देखेंगे कैसे लगाकर, दूसरे पद पर क्या लगाएंगे, कैसे, कि कैसे, कैसे लगाने से उसका आंसर अगर हमें मिल जाता तो कर्मधारय समास से, अगर नहीं मिलता तो कर्मधारय समास से नहीं है। अब हमारा चौथा भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है बेटा, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं बेटा, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों की समानता होती है, और बीच में केवल और या अथवा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द्वंद्व समास में योजक भी होता है बेटा, उसमें जो हमें समस्त पद मिलेगा, समासिक जो पद है उसके बीच में योजक चिन्ह मिलेगा। तो उस योजक चिन्ह को हटाकर हम क्या लगाएंगे, और का लगाएंगे इसमें। जैसे रात दिन, रात और दिन, जन्म मरण, जन्म और मरण। क्या इसमें से क्या हटा दिया हमने, योजक, जो योजक आए हुए हैं ये योजक हमें हटा दिए गए, योजक हटाने से क्या लगा दिया, और, तो इसलिए और का प्रयोग हुआ, यहाँ पर द्वंद्व समास है। इसकी ट्रिक्स क्या है बेटा, इसमें ये देखना है
कि हमारे जो आएंगे योजक शब्द आएंगे, जैसे हमारे दोनों पद समान हैं, उनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, उनको हटाकर और लगाना है। वे शब्द विपरीत होने चाहिए एक दूसरे के। जो विपरीत है विलोम शब्द होते हैं ना बेटा, एक दूसरे के विलोम, जैसे रात का विलोम क्या दिन, जन्म का क्या मरण है, लाभ का क्या हानि, सुख का दुख, तो ये आएंगे और उनके बीच में योजक चिन्ह होगा तो हमारा द्वंद्व समास होगा। यदि यह आ जाए कि धीरे धीरे, क्या आ जाए धीरे धीरे, धीरे धीरे बीच में बेटा योजक चिन्ह तो आएगा, तो धीरे धीरे के बीच में जो योजक चिन्ह आता है बेटा वो हमारा द्वंद्व समास नहीं होगा, वो हमारा कौन सा समास होगा, वो हमारा अविभाव समास होगा। क्या होगा बेटा, वो अविभाव समास होगा, हमारा द्वंद्व समास नहीं होगा। धीरे 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 हमारा द्वंद्व समास नहीं है, ये अविभाव समास है, क्योंकि ये दोनों पद समान, उसमें दोनों पदों की समानता नहीं होती, दोनों पद विलोम होते, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे अपना अपना, पराया पराया, ये सभी क्या है, ये हमारे अविभाव समास होंगे, ये द्वंद्व समास नहीं होंगे। इसमें योजक है ये नहीं देखना हमें कि इसके बीच में योजक चिन्ह आ गया, पदों की समानता नहीं देखी हमने, तो पदों में विलोमता मिलेगी बेटा, एक दूसरे के विपरीत मिलेंगे। अगर दोनों तरफ समान पद होंगे तो वहां पर अविभाव समास होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा। अब हमारा द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, क्या हो बेटा, संख्यावाची हो, समाहार या समूह का बोध कराए, कि समूह या समाहार का बोध कराए और पहला पद संख्यावाची हो। अब जैसे बेटा द्विगु समास में, अब जैसे द्विगु समास है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची है, जैसे तिरंगा, तीन रंगों का समूह, ठीक है, तिरंगा क्या, तीन रंगों का समूह, त्रिफला, तीन फलों का समूह, पंचवटी, पांच वटों का समूह। समझ में आए बेटा, ये हमारा क्या द्विगु समास है, जिसमें पहला पद संख्यावाची हो। ये सबसे आसान है, पहचानने में भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसमें पहली संख्या दी हुई है। समझ में आए बेटा। अब हमारा बहुवीरी समास, बेटा बहुवीरी समास में थोड़ी कठिनाई होती है, कर्मधारय समास और बहुवीरी समास में। अब इसमें बहुवीरी समास क्या होता है, इस समास में दो पद होते हैं, दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता पद, ठीक है, किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जा है, दोनों प्रधान नहीं होते, किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि जिस समास में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न हो, किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाए या उसकी विशेषता बताई जाए। जैसे बेटा नीलकंठ है, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ। अब नीला है जिसका कंठ, किसका कंठ है बेटा, शिव का, नीला है जिसका कंठ। अब बेटा नीला है जिसका कंठ, तो इसमें क्या है कि इसमें न तो इसमें नील की विशेषता बताएगी न कंठ की, पूछा तीसरे की ओर संकेत किया, किसका नीला कंठ, किसका बेटा, शिव का। लंबोदर, लंबा है उस जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, वो क्या है, गणेश, तो ये किसी अन्य व्यक्ति को संकेत किया गया ना बेटा। इसमें ज्यादातर क्या होता है बेटा, इसकी मैं ट्रिक्स में मैं बता रही हूँ कि ज्यादातर इसमें देवी देवताओं के लिए संकेत किया जाता है, इसमें पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, वे ज्यादातर विशेषता उनकी बताई जाती है बेटा इसमें। तो यहाँ पर जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ शिव, अविशेषता किसी तीसरे के संकेत किया गया। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर गणेश। अब बेटा एक दिक्कत आती है कि कर्मधारय समास और बहुवीरी समास में अंतर हम कैसे स्पष्ट करेंगे। तो जैसे हमारे ऊपर लिख जो उदाहरण दिए हुए हैं, इनमें दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, किसी तीसरे पद को संकेत किया गया है, तो हम बहुवीरी समास कर्मधारय समास में अंतर समास विग्रह से कर सकते हैं। जब हमारे पास जो सामासिक पद होता है उसका विग्रह करेंगे, विग्रह करने से हमें जब ये पता चलेगा कि हाँ ये बहुवीरी समास है या कर्मधारय समास है। जैसे पीतांबर, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो पीले हैं जो वस्त्र, पीले हैं जो वस्त्र, ये विग्रह में कर्मधारय समास और विशेषता बताएगी कि वस्त्र कैसे हैं, पीले हैं, विशेषता बताएगी। दूसरा पद क्या बेटा, अंबर, अंबर क्या था, वस्त्र, तो ये मैंने पहले ही भी बताया था ना कि कर्मधारय समास में दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर वस्त्र कैसे हैं, पीले हैं, तो दूसरा पद क्या, वस्त्र, इसकी विशेषता बताई गई है। ये तो हमारा कर्मधारय समास हो गया। अब बहुवीरी समास में पीले हैं जिसके वस्त्र, पीले हैं जिसके वस्त्र, अब पीले हैं जिसके वस्त्र, अब किसके हैं बेटा, इसमें प्रश्न पूछा गया किसके हैं, किसी तीसरे व्यक्ति को संकेत किया गया, किसके हैं, श्री कृष्ण के। यहाँ पर कौन सा समास हुआ बेटा, बहुवीरी समास हुआ, क्योंकि पीले वस्त्र जिसके हैं भाई, पीले हैं जिसके वस्त्र किसके हैं, श्री कृष्ण के, तो यहाँ पर उसकी तरफ संकेत किया गया है। तो बेटा यहाँ पर कौन सा समास है, बहुवीरी समास। तो हम कर्मधारय बहुवीरी समास में समास विग्रह करके ही पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है।
एक बार बेटा समास की ट्रिक्स में फिर बता देती हूँ कि समास की ट्रिक्स क्या है। समास में अविभाव समास किससे शुरू होगा? उपसर्ग से शुरू होगा बेटा। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास में जो विभक्ति है कारक की उनको हटा दिया जाएगा। कर्मधारय समास में दूसरे पद की विशेषता बतानी है बेटा। दूसरे पद पर क्या लगा कर देखेंगे? कैसे। कैसे शब्द से प्रश्न पूछेंगे, अगर उसका आंसर मिल जाता है तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। द्वंद्व समास में क्या होता है बेटा? दोनों पद समान होते हैं लेकिन बीच में और का प्रयोग किया जाए। योजक चिन्ह होता है बीच में, उसको हटाकर जब विग्रह करेंगे तो और का प्रयोग हो जाएगा। अगर दोनों पद समान है, जैसे धीरे धीरे, अपना अपना, प्राय प्राय समान है, तो वहां पर द्वंद्व समास नहीं होगा। वहां पर कौन सा होगा बेटा? वहां पर अविभाव समास होगा। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा बेटा। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किसी तीसरे पद की ओर विशेषता बताई जाएगी, उसकी ओर संकेत किया जाएगा। तो बेटा हमारा आज ये समास का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।